Okay, so after completing the corporate governance and social responsibility, so now we have to complete this chapter, that is the role of accounting. ठीक है, आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है. सो इन वन शॉट यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर. देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये समझना है कि फाइनली अकाउंटिंग का जो है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है और किस तरह के फंक्शंस जो हैं वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जनरली आपको एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलेगा, जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो लीड करता है. ठीक है. और इस फाइनेंस डायरेक्टर के नीचे तीन ऑफिसर्स आपको काम करते मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज ट्रेजरर, द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैश फ्लो आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में से जो भी पैसा जा रहा है, शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब चीजों को टाइम टू टाइम इंश्योर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रेजरर की होती है. तो ट्रेजरर का काम बेसिकली कैश को डील करना है, राइट. सेकेंडली जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बेसिस पर जो भी पैसा रिसीव हो रहा है या जो भी पैसा खर्च हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग की जाए. प्रॉपर अकाउंटिंग का मतलब ये कि उन्हें बुक्स के अंदर प्रॉपरली क्या किया जाए? रिकॉर्ड किया जाए. तो सभी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसे इंश्योर करना फाइनेंस कंट्रोलर का काम होता है. मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, ये अकाउंटिंग की मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट के लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो इंफॉर्मेशन जनरेट करता है. ठीक है. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो फील्ड है जहां पर मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग की जाती है. ठीक है. तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, ये बजट्स बनाने का काम करता है. ठीक है. ये जो है प्लानिंग में हेल्प करता है. ये आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, उस चीज को प्रोड्यूस करने में पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है, इसे कैलकुलेट करने का काम करता है. आपने जो बजट बनाया है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, वेरिएंस आ रहा है तो कितना आ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का होता है. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें बेसिकली तीन काम होते हैं. एक ट्रेजरर का फंक्शन परफॉर्म होता है, एक फाइनेंशियल कंट्रोलर का फंक्शन परफॉर्म होता है और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शन परफॉर्म होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, उसमें कितने लोग काम करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है. जहां ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस कर रही है, वहां का लीगल जुरिस्डिक्शन कैसा है, मतलब वहां पर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अगर लॉ स्ट्रिक्ट है तो आपको एक बहुत ही साउंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना डेवलप करना पड़ेगा. और अगर इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं हैं तो आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक दो लोगों से भी काम करवा सकते हो, राइट. सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसीज और प्रॉपर प्रोसीजर्स पहले से ही डिसाइडेड होने चाहिए. ठीक है. खासकर जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में पैसा इन्वॉल्व होता है. कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर हम पेमेंट करते हैं, कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर हम पेमेंट रिसीव करते हैं. तो फाइनली इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको ये इंश्योर करना है कि सभी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फेयर हो, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, तो पहले से ही आपके पास प्रॉपर पॉलिसीज डिसाइडेड होनी चाहिए, पहले से ही प्रॉपर प्रोसीजर्स डिसाइडेड होने चाहिए. तो जब भी कोई पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, सपोज वो किसी को पेमेंट दे रहा है, तो पेमेंट देने से पहले उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, मुझे क्या पॉलिसी इंश्योर करनी है. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि पेमेंट करने से पहले उसे उस पेमेंट को अपने सीनियर से अप्रूव कराना है, तो ऑथराइजेशन पॉलिसी हो सकती है, राइट. पेमेंट करने से पहले उसे कोई वेरिफिकेशन करना है, कोई डॉक्यूमेंट लेना है सामने वाले से, ठीक है, या फिर कोई फोटो क्लिक करना है, मतलब कुछ भी ऐसा सिंपल क्या हो सकता है, प्रोसीजर या पॉलिसीज हो सकती है.
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको सही ढंग से अकाउंटिंग करनी है, पैसे की सही तरह से डीलिंग करनी है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर पॉलिसीज और प्रॉपर प्रोसीजर्स हों। आजकल मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिट करता रहता है और ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी जगहों पर सभी प्रोसीजर्स वगैरह प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं है। अगर कहीं पर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इसके बारे में अपनी रिकमेंडेशंस देता है, डायरेक्टर्स को बताता है, ठीक है? और उनको बताता है कि भई इस डिपार्टमेंट के अंदर काम जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं है, कोई भी कैसे भी काम कर रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए प्रोसीजर्स बनाएँ। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। ये डायरेक्टली जो है ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करता है, ठीक है? सो दैट इज़ अबाउट द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। देखिए मोस्टली जब आप एक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एसीसीए बनने के बाद आप अपनी खुद की अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट कर देते हैं। तो अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कई बार आपको क्लाइंट का पैसा जो है वो अपने पास मैनेज करना पड़ेगा, अपने पास होल्ड करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने टैक्सेस डायरेक्टली खुद फाइल करने के बजाय सारा पैसा आपको दे देती है और आपको बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पर टैक्सेस फाइल कर दीजिए। तो बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट और बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग अ फंड मैनेजर और बीइंग अ बैंक, आप अपने क्लाइंट का पैसा अपने पास रखते हैं। जब भी क्लाइंट का पैसा आपके पास आता है, तो ये अपने आप में एक रिस्क इम्पोज़ करता है। तो ये आपके पास पैसा आ गया अपने क्लाइंट का, तो हो सकता है कि आप उस पैसे को शॉर्ट टर्म में कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। हो सकता है आप उस पैसे को कहीं यूटिलाइज़ करने के बारे में सोचो। हो सकता है आप उस पैसे को अपने पैसे के साथ मिक्स कर दो। तो क्लाइंट का मनी वहाँ पे किस पे आ जाता है? रिस्क पे आ जाता है। सो दैट्स व्हाई मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जो अपने क्लाइंट का पैसा यूज़ करती है, उसे कुछ सर्टेन रेगुलेटर्स का, कुछ सर्टेन लॉस को उन्हें पूरा करना पड़ता है, ठीक है? जैसे यूके के अंदर एक स्पेशल फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लॉस बनाने का काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने क्लाइंट का पैसा अपने पास होल्ड करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भाई जब कोई क्लाइंट आपको अपना पैसा देकर के जाएगा, तो वो पैसा आपको अपने साथ मिक्स नहीं करना है अपने पैसे के साथ, उसको आपको एक सेपरेट अकाउंट के अंदर रखना है और उस पैसे को आपको प्रॉपरली सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है जिस पर्पस के लिए वो पैसा आपको क्लाइंट ने दिया है, ठीक है? जब क्लाइंट का पैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है, तो ऐसी भी संभावना होती है कि क्लाइंट आपको ज़रिया बना करके मनी लॉन्ड्रिंग करे। मतलब उसके पास 2 नंबर का पैसा है, वो 2 नंबर का पैसा आप उसने आपके पास रखा हुआ है और अब आपसे वो पैसा किसी दूसरे को दिलवा देगा और ये 2 नंबर का पैसा हो सकता है वो 1 नंबर में कन्वर्ट कर ले। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आप जब किसी भी क्लाइंट का पैसा लेते हो, तो वो पैसा वो आपको कहाँ से दे रहा है, किस सोर्सेज़ से दे रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको इंक्वायरी करनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इस्तेमाल करके और आपका क्लाइंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो क्लाइंट मनी हैंडल अगर आप कर रहे हो, बीइंग अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट और बीइंग अ बैंक और बीइंग अ फंड मैनेजर, ठीक है? तो आपको उस क्लाइंट के पैसे को प्रॉपर्ली हेल्ड करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ओके, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करता है। अल्टीमेटली हम लोग समझ सकते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो पैसा कमाने के लिए काम करती है। तो प्रॉफिट्स कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, लॉसेस अगर हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि फाइनेंशियल नेचर की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होती है और उससे वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट जनरेट करते हैं और रिपोर्ट जनरेट करके अपने डायरेक्टर्स को बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अपवर्ड ट्रेंडिंग है या डाउनवर्ड जा रही है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? ओके। अभी जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो सभी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली क्या करता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करता है।
देन उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर का ही ये काम होता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी ट्रांजेक्शन्स को वो प्रॉपरली कैटेगराइज करे और रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर पोस्ट करे। फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी ट्रांजेक्शन्स को एंड में समराइज करके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, चाहे बैलेंस शीट चाहिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, इन सभी स्टेटमेंट्स को वो प्रोड्यूस करें। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम होता है। अच्छा, अब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है तो आप क्या कैसे भी अपने मनमर्जी तरीके से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको सर्टेन लॉ का कंप्लायंस करना पड़ता है, राइट? मोस्टली हर कंट्री के अंदर कंपनीज को ये बोल दिया जाता है कि आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। मतलब सरकार कभी भी आ सकती है और आपको बोल सकती है कि भैया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। तो आपके पास क्या होने चाहिए? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मोस्टली कंट्रीज के अंदर, जैसे यूके के अंदर अगर अपन बात करें, तो हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी हाउस के पास हर साल फाइल करने पड़ते हैं। साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए, कई प्रकार के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रोड्यूस करते हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या करने हैं? कंपनी रजिस्ट्रेशन बॉडी, कंपनी हाउस इन द यूके के पास फाइल करने होते हैं, ठीक है। और ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा आपको अपने मेंबर्स के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करवाने होते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है या बहुत बड़ी साइज की कंपनी है, तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपरली एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट से ऑडिट भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन कर रहे हो, आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, एज पर लॉ आपको मेंटेन करना है। और पूरे साल भर में आपने जो भी नफा नुकसान कमाया है, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या करने हैं? आपको कंपनी हाउस के पास एनुअली फाइल भी करने हैं। मतलब सरकार को भी बताना है कि भाई आपका प्रॉफिट लॉस क्या रहा, आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। अगर आपकी कंपनी बड़े साइज की कंपनी नहीं है, एक अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जैसे एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप है या छोटी सी आपकी कोई जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है, तो उस केस में भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई लॉ काम नहीं करेगा। इन दैट केस जो भी टैक्स अथॉरिटी में आप रजिस्टर्ड हो, जैसे जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी की अथॉरिटी होगी, वो जो है आपको बोलेगी टाइम टू टाइम अपने रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए, राइट्स। इवन अगर आपकी कोई कंपनी चैरिटी के लिए भी बनाई गई है, नॉट टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी कुछ चैरिटी रेगुलेटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और सरकार को जब सरकार मांगेगी वो रिकॉर्ड्स आपको वहां पर प्रेजेंट करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है, तब तो आप मान करके चलिए कि मैंडेटरी आपको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही है। हर साल आपको कंपनी हाउस के पास अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना है। अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, तब तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हर साल एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट से ऑडिट कराएं। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं भी है, अगर एक अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, छोटी सी फर्म है या जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है, तो भी आपको प्रॉपरली अपने अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी अथॉरिटी से आप सुपरवाइज होंगे, वो जैसे बताएंगे वैसे आपको अपने जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप वैट या सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट अथॉरिटी वो जैसे भी बताएंगे आपको अपने रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हैं। इवन अगर आपने कोई कंपनी सिर्फ सोशल वर्क करने के लिए बना रखी है, तो भी सर्टेन चैरिटी रेगुलेटर्स के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि अकाउंटिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो हम कह सकते हैं इज अ काइंड ऑफ बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रही है और अथॉरिटीज के पास टाइमली अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर रही है, तो इसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी परसेंटली फेल हो रही है, ठीक है, अपने अकाउंट्स प्रॉपर फाइल करने के लिए, तो ऐसी कंपनी का नाम कंपनी रजिस्ट्रेशन बॉडी कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है। मतलब आपको एज अ कंपनी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप यू विल नो मोर बी रिकॉग्नाइज एज अ कंपनी। सेकेंडली, अगर आप
टैक्स रिटर्न्स अपने इनएक्यूरेट फाइल कर रहे हो या लेट टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, तो आप सरकार के रडार में आ जाओगे और सरकार फिर आपके ऊपर बोलेगी कि भाई आप ऑडिट करवाओ अपना, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर लगा देगी। तो इसके अपने आप में खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर आपने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया है, तो ऑडिटर आपकी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन लगा सकता है। ठीक है, क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन का मतलब है अकाउंट जो ऑडिटर होगा वो लिख के चला जाएगा कि भैया मैंने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे और मेरी नजर में इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। अगर क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर लग गई, तो फर्दर आपके लिए बैंक लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, अपने शेयर्स इशू करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। राइट, सो दैट्स व्हाई आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने चाहिए। यूके के अंदर पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स हैं, जैसे कि एफआरसी है, ठीक है। तो ये इंश्योर करती है कि हर कंपनी अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करे, ठीक है, और सैंपल बेसिस पर ही कुछ कंपनीज के अकाउंट्स मंगाती भी रहती है और उनको चेक करती रहती है और ये देखती रहती है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, अगर कभी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जान करके मिसलीडिंग क्रिएट करते हो, मिसलीडिंग क्रिएट करने का मतलब है या तो जरूरत से ज्यादा लॉस दिखा दिया टैक्सेस बचाने के लिए, या जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो ऐसे में डायरेक्टर जो हैं वो दे विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर फ्रॉड। ये माना जाएगा कि डायरेक्टर्स ने क्या किया है, फ्रॉड किया है। और फ्रॉड अपने आप में क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, और इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है या आपके ऊपर अदर सैंक्शंस लग सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या करने हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल सही आपको मेंटेन करने हैं। डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जो हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो जान करके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं या मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो इसका मतलब दे कैन बी हेल्ड एज अ क्रिमिनल, और क्रिमिनल अगर आप कहलाओगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, ओके। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है, मतलब आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना और उन्हें अथॉरिटीज के पास फाइल करना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कंपनी आपको स्टॉक मार्केट पर से डीलिस्ट कर देगी और फिर आपके शेयर जो हैं वो स्टॉक मार्केट में खरीदे या बेचे नहीं जा पाएंगे। सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हैं उन्हें आप प्रॉपर्ली अच्छे से मेंटेन करें। ठीक है, ओके। अब देखिए, अकाउंटिंग किसी भी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स करते हैं, राइट। और पहला सवाल ये कि क्या पूरी दुनिया में अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से होती है? द आंसर इज नो। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग एक कॉमन तरीके से होती है। अब अगर एक कॉमन तरीके से अकाउंटिंग करनी है तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना जो गाइडलाइंस इशू करे, जो बताए कि दुनिया में कंपनीज को अकाउंटिंग कैसे करनी है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, IASB। IASB IFRS के स्टैंडर्ड्स पब्लिश करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जनरली पूरी दुनिया को किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, ये बताने का काम जनरली कौन करता है? IASB करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है। ठीक है, तो जब आप IFRS पढ़ेंगे, जैसे जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप IFRS बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो IFRS प्रोवाइड्स डिटेल गाइडेंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो IFRS के अंदर बताया गया है कि जो डिटेल्ड आइटम्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय कैसे ट्रीट करना है। IFRS मोस्टली सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में IFRS के ऊपर बेस्ड अकाउंटिंग नहीं होती है। इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड अकाउंटिंग होती है। लेकिन इंडिया में जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं उन्हें IFRS में भी अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और अपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो आने वाले समय में जल्दी हम देखेंगे इंडिया में भी फुल फ्लेज IFRS को ही अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये बताने का काम करती है कि अकाउंटिंग्स किस तरह से करनी है और स्पेसिफिक आइटम्स को अकाउंटिंग करते समय कैसे ट्रीट करना है। इसी तरह से एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कंट्रीज की अकाउंटिंग बॉडी मेंबर है।
ठीक है, जैसे आईएफएसी के अंदर आपको एसीसीए मेंबर मिलेगा, आईएफएसी के अंदर आपको एआईसीपीए मेंबर मिलेगा, आईएफएसी में आपको इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई भी क्या मिलेगा, मेंबर मिलेगा। ठीक है, तो हर एक देश की अपनी एक अकाउंटिंग बॉडी होती है और हर देश की अकाउंटिंग बॉडी आपको किसकी मेंबर मिलेगी, आईएफएसी की मेंबर मिलेगी। तो आईएफएसी की मीटिंग्स के अंदर सारी अकाउंटिंग बॉडीज बैठती है और बैठ करके कोशिश करती है कि हर अकाउंटिंग बॉडी अपने अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग करने का एक जैसा तरीका सिखाए। हर अकाउंटिंग बॉडी के जो एथिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हो, राइट? क्योंकि कल को जब आप एसीसीए बनोगे और सपोज आप अमेरिका के किसी एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, तो अमेरिकन गवर्नमेंट के एथिक्स या अमेरिका के अंदर जिस तरह के एथिक्स को फॉलो किया जाता है, सेम एथिक्स आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब अमेरिका की सीपीए बॉडी और एसीसीए का आपस में कभी कोई डिस्कशन हुआ हो, जो कि डेफिनेटली वो आईएफएसी की मीटिंग में बैठ करके करेंगे और कोशिश करी जाएगी कि एआईसीपीए और एसीसीए दोनों अपने एक जैसे एथिक्स जो हैं अपने वो डेवलप करें और अपने अकाउंटेंट्स को एक जैसे एथिक्स सिखाएं। ठीक है, एक जैसे संस्कार दें, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आईएफएसी के अंदर कौन मेंबर्स होते हैं? आईएफएसी के अंदर हर एक देश की प्रोफेशनल बॉडी मेंबर होती है और आईएफएसी का काम होता है एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना, जो कि हर बॉडी अपने मेंबर्स को देती है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना। फिर इसके बाद नेशनल अकाउंटिंग बॉडीज आ जाती है, जैसे यूके के अंदर एसीए और एसीसीए है, इंडिया के अंदर आईसीएआई है, ठीक है, अमेरिका के अंदर एआईसीपीए है। तो हर एक देश की अकाउंटिंग बॉडी भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने देश की कंपनीज के लिए बनाती रहती है। इसके अलावा कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, कंपनीज के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपकी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपने लिस्ट कराई है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ नियम कायदे बनाएगा आपके लिए। तो वो नियम कायदे भी आपको फिर इन दैट केस फॉलो करना जरूरी है। तो अगर सपोज आप एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका अलग अलग देशों में व्यापार है, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। आपको आईएफआरएस यानी कि जो रेगुलेशंस आईएफएसी ने या आईएएसबी ने बना रखे हैं उनको भी आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो स्टॉक मार्केट के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसके अलावा कई पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड्स होते हैं हर एक कंट्री के अंदर, यूके के अंदर भी है। और ये बोर्ड्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि ये कंपनीज की पूरी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख सके, ठीक है, और इस बात को इंश्योर कर सके कि सभी कंपनीज बिल्कुल फेयरली काम कर रही हैं, अपनी अकाउंटिंग बिल्कुल फेयरली कर रही है। ओके, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। अभी हम कई बार ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो आपको अपने कंपनी हाउस के पास फाइल करने पड़ते हैं, स्टॉक मार्केट के पास फाइल करने पड़ते हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? तो देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नथिंग बट दे आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हो सकती है, राइट? एक्सटर्नल रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रिपोर्ट्स का मतलब है वो रिपोर्ट्स जो कि किसके काम में आएगी, जो कि शेयर होल्डर्स के, बैंकर्स के, गवर्नमेंट के, इनके काम में आएगी। तो ऐसी रिपोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आता है, फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट आता है और आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट आता है। दैट मींस बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, पी एंड एल स्टेटमेंट और कैश फ्लो जो है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती है। ये रिपोर्ट्स कंपनी बनाती है और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करती है। जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी पब्लिश करती है और बताती है कि हमारी कंपनी का प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के काम में आती है। सो दैट्स व्हाई इन रिपोर्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल रिपोर्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताइए कि पीएनएल स्टेटमेंट में क्या आता है, कितना पैसा आया, कितना गया, फिर नेट प्रॉफिट वगैरह कितना बचा, ये सब कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। तो कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी है, कंपनी का टोटल एसेट कितना है, कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं, कैश कितना है, ये सब चीजें आपको फाइनेंशियल पोजीशन देख करके पता चल जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, कितना पैसा कंपनी के पास से जा रहा है, ये सारा कुछ आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखा रहता है। अच्छा, अब देखिए, जैसे जैसे दुनिया ग्रो कर रही है,
ठीक है। वैसे वैसे धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स फाइल की जाती हैं, जो रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए कंपनी जनरेट करती है, वो रिपोर्ट्स भी एडवांस होती जा रही है। जैसे आजकल कंपनीज को बोला जाता है कि आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स भी हमारे पास फाइल करो। सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स को फाइल करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं एक कंपनी चलाता हूँ, खासकर अगर मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे सपोज आप अंबानी के लेवल की कंपनी चलाते हैं, तो सरकार आपको सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि आप हमें बस ये बताओ कि आपका साल भर का नफा नुकसान कितना रहा, आपकी बैलेंस शीट क्या है। सरकार आपको ये भी बोलेगी कि आप इस बारे में भी हमें एक रिपोर्ट पब्लिश करो कि आपने अपने प्रोडक्शन के दौरान एनवायरनमेंट का कितना ख्याल रखा है, आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हो, आपकी कंपनी की एक्टिविटीज का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है। आपके ऊपर बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एज एन एम्प्लॉय डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है, मतलब आप आने वाले साल कितने सालों तक अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली कर सकते हो। इन सब चीजों के बारे में भी एक रिपोर्ट बनाओ और हमें दो। तो जब सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा आपका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या है, आपका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है, राइट, आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है, जब इन सब चीजों के बारे में भी आप रिपोर्ट्स अपनी प्रोड्यूस करते हो, तो दीज रिपोर्ट्स आर कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। ओके। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स भी जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ही आती है। ठीक है। देखो, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना, उसको डे टू डे बेसिस पे कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यार हमारी कंपनी कंटिन्यूस लॉस में जा रही है, ठीक है, या लेट्स से पिछले महीने तो मुनाफा कमाए लेकिन इस महीने लॉस हो गया, अगले महीने भी लॉस हो गया, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लॉस किन चीजों की वजह से हो रहा है। तो आपकी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, आप उनको फोन लगाएंगे और उनको बोलेंगे कि भैया हमें आप ये रिपोर्ट्स बना के दो कि हम जो भी प्रोडक्शन का काम करते हैं उस पर हमें क्या कॉस्टिंग आ रही है। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वालों पर कितना कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट आ रहा है, पैकेजिंग में कितना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, मतलब तरह तरह के जितने भी कॉस्ट शेड्यूल्स है वो सब हमें प्रिपेयर करके दो। सेकेंडली, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि हमें एक प्रॉपर बजट बना के दो जिससे कि ये समझ में आ सके कि हम प्रॉफिट्स कैसे कमा सकते हैं। थर्डली, अगर बजट्स वगैरह बने हुए हैं तो आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फोन लगा करके ये बोलोगे कि हमें ना वेरिएंस रिपोर्ट चाहिए। वेरिएंस रिपोर्ट मतलब कि जो बजट जिस डिपार्टमेंट के लिए सोचा गया था उस बजट से वो कितना डेविएटेड है। मतलब 10,000 का खर्चा सोचा था कि डेली का इस डिपार्टमेंट का आएगा, तो अगर 11,000 आ रहा है तो 1,000 का वेरिएंस किन चीजों की वजह से आया, कहाँ पैसा खर्च हुआ कि 1,000 की कॉस्टिंग ज्यादा आ गई इस डिपार्टमेंट पे। तो इस तरह की प्रॉपर वेरिएंस रिपोर्ट्स हमें प्रोड्यूस करके दो। उन वेरिएंस रिपोर्ट्स को देख करके डेफिनेटली जो डायरेक्टर्स हैं वो एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, राइट। ओके। अब देखिए, अकाउंटिंग पूरी की पूरी प्रोसेस करने के लिए, अकाउंटिंग को करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, जो भी लोग लगाए जाते हैं, जो भी प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उन सभी चीजों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा कह रहे हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत एडवांस है, तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाईली क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड होंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा अकाउंटिंग करने के लिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होंगे, क्लाउड अकाउंटिंग होती होगी, तो ये सब चीजें उस डिपार्टमेंट में होती होंगी। सो टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, हार्डवेयर क्या यूज कर रहे हो, लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, प्रोसीजर्स क्या है अकाउंटिंग करने के, इन सब चीजों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। जितना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा उतना अच्छा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, उतनी स्ट्रांग रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होगी, और जितनी स्ट्रांग रिपोर्ट्स होगी उतना आपकी कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर पाएगी, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। ओके। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि कुछ बेसिक जो प्रोसीजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो प्रोसीजर्स आपके कौन कौन से होते हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ सिस्टम्स होते हैं
लाइक सेल्स के लिए कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं, परचेजिंग के लिए कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है सेल्स का और परचेज का, वो अपने को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। तो जैसे अगर अपन सेल्स की बात करें तो क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा? सबसे पहले कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। ये सेल्स ऑर्डर की एंट्री रिसीवेबल लेजर में जाएगी, एक इनवॉइस जनरेट होगी और कस्टमर पेमेंट कर देगा। ठीक है ना? यही सिंपल सा स्टेप्स बनते हैं कि भाई कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसकी आपने रिस्पेक्टिव रिसीवेबल लेजर में उसकी एंट्री करी, एक इनवॉइस प्रोड्यूस करी कस्टमर को और पेमेंट हो गया। फिर ये इन्फॉर्मेशन फर्दर रेलेवेंट डिपार्टमेंट में चली जाती है और वहां से जो भी गुड्स डिलीवर होने हैं वो गुड्स कस्टमर को डिलीवर हो जाते हैं। देन जो भी डेटा रिसीवेबल लेजर में आता है, देन फिर इस डेटा को हम क्या करते हैं, जनरल लेजर में पोस्ट कर देते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई परचेजिंग कर रही है तो परचेजिंग आप किससे करोगे? सप्लायर से करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो सप्लायर के पास परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। सेम परचेज ऑर्डर पेबल लेजर के अंदर भी पोस्ट किया जाता है। ठीक है ना? मतलब पेबल लेजर्स में भी उसकी एंट्री होगी। फिर सप्लायर अपना इनवॉइस प्रोड्यूस करेगा और उसके इनवॉइस के अगेंस्ट में सप्लायर को पेमेंट हो जाएगा। एंड देन पेबल लेजर में जो भी डेटा आएगा वो फर्दर आगे कहाँ चला जाएगा? जनरल लेजर में चला जाएगा। जनरल लेजर में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है कभी भी। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग, इट इज सिंपली दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहां से आप मैनेजमेंट करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन जरूरी है वो इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है? तो ये आपका सिंपल एक सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस का प्रोसीजर होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेरोल का भी काम होता है, ये भी एक अकाउंटिंग फंक्शन में ही आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। राइट? पेरोल का मतलब है हर महीने जो पेमेंट आपको करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरोल, पेरोल प्रोसीजर्स। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उनका अपना खुद का पेरोल डिपार्टमेंट होगा। जो छोटी कंपनीज होती है वो अपना पेरोल का जो काम होता है वो एजेंसीज को दे देती है। अब पेरोल के काम में बेसिक स्टेप्स क्या क्या आते हैं? भाई सबसे पहले तो कोई बंदा अगर हायर हुआ है तो उसे एचआर डिपार्टमेंट ने हायर किया होगा। अब उसे किस सैलरी पे हायर किया है, उसके आर्ली इंसेंटिव्स क्या है, ओवर टाइम होने पे उसे कितना पैसा वगैरह मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन एचआर डिपार्टमेंट किसको भेज देता है? पेरोल डिपार्टमेंट को भेज देता है। ठीक है? जिन एम्प्लॉयज की रेम्युनरेशन वेरिएबल होती है, दैट मीन्स उन्होंने कैसा काम किया है, कितने समय उन्होंने काम किया, उसके बेसिस पर उनकी अगर सैलरी वगैरह बनती है, तो जो उनके लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स उनके काम से रिलेटेड डेटा पेरोल डिपार्टमेंट को भेजते हैं। ठीक है? एम्प्लॉयज के काम से रिलेटेड पूरा डेटा आने के बाद एचआर डिपार्टमेंट से शुरुआत में ही जब पहली बार वो अपॉइंट होते हैं तभी उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एचआर डिपार्टमेंट से पेरोल के पास कि इस बंदे को कितनी सैलरी पे रखा है एंड ऑल दैट, इसको कैसे पेमेंट करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरोल डिपार्टमेंट के पास होती है। तो हर एक एम्प्लॉय के लिए फिर जो पेरोल क्लर्क्स होते हैं वो ग्रॉस पे उनकी कैलकुलेट करते हैं। अगर उनके कोई टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करने हैं तो टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करते हैं और उनकी नेट पे जो है वो बनाते हैं। फिर पेरोल डिपार्टमेंट वाले सीनियर मैनेजर से ऑथोराइज करा लेते हैं कि हाँ भाई हमने जो पूरी पेरोल शीट बनाई है बिल्कुल सही है। एंड देन उसके बाद जो एम्प्लॉयज है उनको उनकी सैलरी दे दी जाती है। तो पेरोल भी एक तरह से काइंड ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है भाई। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पर सामान देती है। तो जब भी कोई नया कस्टमर आएगा तो देखा जाएगा कि भाई इसको कितनी क्रेडिट लिमिट जो है वो असाइन की जा सकती है। ठीक है? तो नए कस्टमर को अकॉर्डिंग टू हिज इनकम और अकॉर्डिंग टू हिज पेइंग कैपेसिटी उसको एक क्रेडिट लिमिट असाइन कर दी जाती है। फिर जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो या तो कस्टमर कैश में खरीदेगा सामान या क्रेडिट पे खरीदेगा। अगर उसने कैश पे खरीदा तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर वो क्रेडिट पे खरीद रहा है तो देखा जाता है कि भाई क्रेडिट डिपार्टमेंट ये एनालाइज करता है कि इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट इसको इतने रुपए का सामान खरीदने के लिए अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर अलाउ नहीं कर रही है तो ये देखा जाता है कि क्या इसकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज की जा सकती है तो क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करके उसको वो सामान दे दिया जाएगा। बट अगर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं की जा सकती है तो उसके ऑर्डर को वहीं पर क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये भी फंक्शन होता है कि वो कंटिन्यूसली जो भी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं उनको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं और कस्टमर्स को पेमेंट के बारे में रिमाइंडर भेजते रहते हैं और कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपना पेमेंट टाइम पे करें। अगर अल्टीमेटली कोई कस्टमर पे नहीं करता है तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट
जो है उसकी इंफॉर्मेशन फर्दर लीगल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, फिर लीगल डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो भी एक्शन लेके उसे रिकवर कर सकता है वो एक्शन वो प्लान करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। आज के टाइम पे मोस्टली सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड होती है, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स का इस्तेमाल करके होती है। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस ना एक इंटीग्रेटेड और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे कामों को करने के लिए मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। उसमें स्टॉक को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मॉड्यूल भी होगा, पेरोल करने के लिए पेरोल मॉड्यूल भी होगा, जॉब कॉस्टिंग करने के लिए जॉब कॉस्टिंग मॉड्यूल भी होगा, स्प्रेडशीट फैसिलिटीज भी होगी, एक्सेल्स की फैसिलिटीज भी होगी जिसके अंदर एक्सेल का काम करके और कभी भी यूज किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक सिंपल सी बात, इसको ना जनरल लैंग्वेज में ईआरपी बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। सो पॉइंट वाली बात ये है कि आज के टाइम पे जब हम देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होता है, एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड होता है, जिस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फ्रंट एंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ओपन करके उसके ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे सेल्स वाला अगर किसी को अपने क्लाइंट को कहीं मीटिंग में लेके गया और उसको खाना खिला रहा है, तो इसकी भी एंट्री सेल्स डिपार्टमेंट वाला उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सर्टेन मॉड्यूल में कर देगा। और फिर उस एंट्री का क्या होना है वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंगली उस पूरे डेटा को प्रोसेस करेगा, जिस भी लेजर में उसकी पोस्टिंग करनी है, उसका जो भी इम्पैक्ट डालना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो प्रॉपर इम्पैक्ट उसके वो डाल देगा। तो आज के टाइम पे अकाउंटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है मैनुअली काम हो रहा है और वो उन्होंने कितना खर्चा वगैरह किया वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले फिर उस पूरी एंट्रीज को कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स इंटीग्रेटेड होते हैं जिसके अंदर हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में हर तरह का पैसे का लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स और प्रॉपर कैप्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, पूरे डेटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है। राइट, सो दैट इज द इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो आपको बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, सारा डेटा जब हम एक जगह पर स्टोर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उस डेटा को कैसे मैनेज किया है। डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मतलब डेटा को इस तरह से मैनेज करना कि जरूरत पड़ने पर उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फटाफट से निकाली जा सके, दिस इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक स्कूल है, नया नया खुला है। अब उस स्कूल में बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब स्कूल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर बिठाया हुआ है, जो बच्चों का डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, उसने क्या करा, एक कॉमन रजिस्टर बना लिया और उसके अंदर सब बच्चों के नाम लिखता गया कि पहला बच्चा आया, इसने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, दूसरे ने सेकंड में लिया, तीसरे ने थर्ड में लिया, चौथे ने फोर्थ ए में लिया, 5A में लिया। इस तरह से सब जगह पे जो है उसका रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा जो है उसने एक ही रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, इस तरह से डेटा रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ये होगी कि कल को अगर प्रिंसिपल बोलेगा भाई मुझे बताओ कि सेकंड क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ एडमिशंस हुए हैं, तो कोऑर्डिनेटर को क्या करना पड़ेगा, वो पूरा रजिस्टर उठाना पड़ेगा, फिर उस पूरे रजिस्टर में देखेगा वो, अच्छा हाँ एक बच्चा पहले दिन आ गया था सेकंड का, फिर दूसरे दिन आया, फिर 10 दिन बाद आया। तो कुल मिला के दैट मीन्स कि उसने अपना डेटाबेस प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है। अगली बार वो ध्यान रखेगा जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अगली बार वो क्या करेगा, हर एक क्लास के लिए एक अलग रजिस्टर बना के रखेगा। तो जब इस तरह से वो हर एक क्लास के लिए अलग रजिस्टर बना के रखेगा, तो हम कह सकते हैं कि अब इसने अच्छी तरह से डेटा को मैनेज किया है। तो डेटा मैनेजमेंट का मतलब यही है, डेटा को इस तरह से अपने पास स्टोर करना कि जरूरत पड़ने पर जब भी कोई इंफॉर्मेशन उससे निकालनी हो तो इंफॉर्मेशन तुरंत उससे निकाली जा सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उसे खासकर जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करती है, तो उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और सॉफ्टवेयर कनेक्टेड होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स कुछ कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एसक्यूएल का नाम आपने सुना होगा, ओरेकल का नाम आपने सुना होगा। तो इन इन कंपनीज के दिए हुए टूल्स का इस्तेमाल करके आप डेटाबेस को मैनेज करने के लिए प्रॉपर आप डेटा क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। फिर उस डेटाबेस को आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है। और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट तरह की यूटिलिटीज होती है। जैसे आज अगर आप इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो,
तो इंस्टाग्राम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, जो इमेजेस आपको नजर आ रही है, किसी ने कमेंट किया, नोटिफिकेशन नजर किया, वो सब आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में नजर आ रही है। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन मेटा ने एक डेटाबेस में स्टोर कर रखी है, जहां से वो इंफॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या की जा रही है, रिफ्लेक्ट की जा रही है, राइट। तो हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम किससे कनेक्टेड होता है, एक सर्टेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इसी डेटाबेस के अंदर क्या डाली जाती है, एंट्रीज डाली जाती हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जरूरत के हिसाब से इन्हीं डेटाबेसेस के ऊपर क्वेरीज लगा करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं और यूजर को दिखाते हैं। ठीक है। जैसे कोई बैंक है, अब उस बैंक के अंदर डेली बेसिस पर लोग जा रहे हैं और पैसे जमा करा रहे हैं, अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर होगा बैंक के अंदर, अकाउंट खोलने वाले पर्सन के पास उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया गया होगा, वो सबकी एंट्रीज करेगा कि भाई ये बंदा आया, इसने करंट अकाउंट खुलाया, इसने सेविंग अकाउंट खुलाया, इसने एफडी कराई। तो वो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सारी एंट्रीज कहाँ पहुंचा रहा है, डेटाबेस में पहुंचा रहा है। फिर मैनेजर बैठा हुआ है, मैनेजर भी उसी सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल खोलेगा, और उस मॉड्यूल को खोल के अगर उसे रिपोर्ट चाहिए होगी कि भाई आज सेविंग अकाउंट्स कितने खुले, तो वो रिपोर्ट्स वहां पर देख लेगा कि आज इतने नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट खुले। तो जब वो क्लिक करेगा ना कि मुझे आज की डेट के सेविंग रिकॉर्ड्स, सेविंग अकाउंट्स कितने खुले हैं इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए, तो सॉफ्टवेयर डेटाबेस से ही उस इंफॉर्मेशन को क्वेरी करके जनरेट करेगा और रिपोर्ट की फॉर्म में दिखा देगा। भाई क्योंकि जो बंदा अकाउंट खोल रहा है उसने सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में पहुंचाई है। तो जब मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेटाबेस में क्वेरी लगाई जाएगी कि आज की डेट में सेविंग अकाउंट कितने खुले। ठीक है, एक सर्टेन फॉर्मेट में क्वेरी लगती है, और ये क्वेरी लग करके वहां से जो भी रेलेवेंट डेटा है वो रिपोर्ट की फॉर्म में मैनेजर को दिख जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेटाबेस के अंदर इनपुट देने का भी काम करते हैं, और जरूरत के हिसाब से इसी डेटाबेस से क्वेरीज वगैरह जनरेट करके आउटपुट जनरेट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, मोस्टली काम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, आपने एक्सेल डेफिनेटली कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। तो एक्सेल इज कॉल्ड एज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पर आप फॉर्मूलेज लगा सकते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आप डेटा को वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से आप जो है इस डेटाबेस का इस डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा टूल है जो कि आप ये मान करके चलिए कि हर पर्सन को आज की तारीख में आना जरूरी है। ठीक है, और बीइंग एन अकाउंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेडशीट को समझना। तो वैसे तो आप सबको एमएस एक्सेल थोड़ा बहुत आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके एक सर्टेन मॉड्यूल में आपको डिटेल में ये पूरा एक्सेल सिखा दिया जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेल शीट। एक्सेल शीट को ही हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आपको ये समझना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो ट्रेजरर का फंक्शन है, फाइनेंशियल कंट्रोलर का फंक्शन है, एंड देन आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शन है। तो वो फंक्शंस क्या क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या काम करता है, फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या काम करता है, ट्रेजरर क्या काम करता है, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर याद रखनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमने ये समझा है कि जनरली पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लाइंट का पैसा अपने पास हेल्ड करती है तो बेसिक उसको क्या क्या लॉस का कंप्लायंस करना पड़ता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैसे करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, राइट। अकाउंटिंग कैसे करनी है कंपनी को, ये डिसाइड करते समय कौन से लॉस का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, और वो लॉज कहाँ से जनरेट होते हैं। तो हमने देखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स जनरेट होते हैं जिनके हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी होती है। प्रोफेशनल बॉडीज अकाउंटिंग करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स टाइम टू टाइम देती रहती है। ठीक है, और भी सर्टेन प्रिंसिपल्स जो है वो बनाती रहती है। तो ये भी चीज हमने पढ़ी कि भाई आईएएसबी होता है, आईएफएसी होता है, फिर नेशनल बॉडीज होती हैं, फिर स्टॉक मार्केट होते हैं, ये सब जो है लॉस के सोर्सेज होते हैं, और इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को कंप्लाई करना कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर एक और चीज हमने पढ़ी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। तो इसमें हमने समझा कि भाई आजकल जो कंपनीज होती हैं
उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं बनानी पड़ती है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को ये भी बताना पड़ता है कि सोसाइटी पर उनकी एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट पर उनकी एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है, उनका बिज़नेस कितना इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, कितने समय तक आगे लॉन्ग रन में वो चलेगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रिपोर्ट्स उन्हें पब्लिश करनी पड़ती है। सो दे आर कॉल्ड एज़ सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। फिर फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होगा? ये किन बातों पर डिपेंड करता है? बेसिक प्रोसीजर सेल्स इनवॉइसिंग का, परचेज़ इनवॉइसिंग का क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है ऑर्गेनाइज़ेशन में? पेरोल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? ये थोड़ा-सा हमने यहाँ पर समझा है। और लास्टली हमने देखा कि भई इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके अंदर सिर्फ़ कोर अकाउंटिंग का काम ही नहीं हो रहा है, जिनके अंदर पेरोल का भी काम हो रहा है, जिनके अंदर आपका सेल्स इनवॉइसिंग भी हो रही है, परचेज़ इनवॉइसिंग भी हो रही है। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सामने वाला अपने मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी थोड़ा-सा हमने डिस्कस किया है और स्प्रेडशीट्स हम किसको कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। चलिए, सो दैट इज़ अबाउट द चैप्टर 9। कंपैरेटिवली छोटा और आसान चैप्टर है, तो आप इसको जल्दी खत्म कर लीजिए और इसका जो चैप्टर वाइज़ टेस्ट है, वो भी आप फटाफट दे लीजिए। थैंक यू वेरी मच।